नमस्कार बच्चों। जैसा कि बेटे आप लोग जानते ही हैं कि इस दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मुद्रा, पैसा। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं कि मुद्रा क्या होती है, उसका उदय कैसे हुआ, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो मैं हरदीप सिंह, इकोनॉमिक्स टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूँ हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के अंदर। और आज की क्लास से हम लोग सीबीएसई 12th क्लास की इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए जो एग्जाम हमारे नवंबर और दिसंबर में प्लान्ड है, उसके लिए आज की क्लास से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो समष्टि अर्थशास्त्र से स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को बताया था और मैंने ये भी कहा था कि अक्टूबर तक हम लोग अपना जो टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको हम लोग फिनिश कर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। और चैप्टर जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है मुद्रा। तो मुद्रा क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसमें पहले क्या समस्याएं थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 6 नंबर का है। 2 चैप्टर आएंगे इसके अंदर, मुद्रा और बैंकिंग। कोशिश करेंगे कि मुद्रा का चैप्टर लगभग 3 या 4 क्लासेस में निपटेगा और बैंकिंग का भी लगभग इतने ही क्लासेस लेगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है वो मुद्रा के ऊपर होने वाली है। चैप्टर का नाम होगा मनी, मुद्रा। ठीक है, चलिए। ओके, एक मिनट दे दीजिए मुझे। Fine। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट आज जब मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली 5 चैप्टर आ रहे हैं। 3 कॉन्सेप्ट में से, एक मुद्रा, बैंकिंग, सरकारी बजट, विदेशी विनिमय दर और भुगतान शेष। ये 5 चैप्टर से जो आ रहे हैं, उनमें से पहला चैप्टर मुद्रा मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ आज। एक मिनट, चलिए। चैप्टर का नाम लिख लीजिए आप लोग। चैप्टर का नाम है बेटे मुद्रा। आप इसको मनी लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, चैप्टर का नाम मनी है। ठीक है, चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। इस चैप्टर को मैं किस तरीके से आपको आगे लेके जाऊंगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर ब्रॉडली मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। बेसिकली 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस चैप्टर्स को। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर बेटे, फर्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और उसकी समस्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम इसको बार्टर सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा फोकस रहेगा वो मनी के ऊपर रहेगा। मनी मतलब मुद्रा के ऊपर रहेगा। मुद्रा क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके जो फंक्शंस है ना बेटे, मुद्रा के जो फंक्शंस हैं, यानी कि उसके जो फंक्शंस होंगे उसको हम लोग, हाँ जी, सेकंड जो है वो है आपका मुद्रा। इसके अंदर मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा की पूर्ति, इसको हम लोग मनी सप्लाई भी कह देते हैं। मनी सप्लाई। ठीक है, कि मनी सप्लाई किसे कहते हैं। बेसिकली हिंदी मीडियम्स के लिए तो वह तो मैंने नाम लिख दी है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में ये चैप्टर थोड़ा सा डिवाइडेड है। तो बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर्स है, बड़ा आसान चैप्टर है। आप कह सकते हैं 12th क्लास का सीबीएसई का सबसे इजी चैप्टर में से एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से इसी पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला ही जो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, वो पहला क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख सकते हैं आप मेरे साथ, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, मेरे साथ आंसर ले लीजिए इसका। क्या होती है वस्तु विनिमय प्रणाली?
लिखिए आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है बेटे? इससे वैसे आप लोगों को पता ही होगा क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि पहले के टाइम पर जब हम गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन करते थे, वस्तु के बदले में जब वस्तु का लेन देन किया जाता था, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है और पेन के बदले में मुझे मान लीजिए स्केल चाहिए, तो मैं पेन देकर स्केल ले लूंगा, तो मैं जब उसको एक्सचेंज करूंगा तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो लिख लीजिए, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उस प्रणाली से होता है, इससे अभिप्राय उस प्रणाली से होता है, उस प्रणाली से होता है जिसमें, जिसमें लिखा है बेटे, जिसमें वस्तु के बदले, वस्तु के बदले, वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता है, का विनिमय यानी कि लेन देन किया जाता है, किया जाता है, मैंने गुड्स के बदले में गुड्स को लेन देन किया जाता है। जनरली आज तो बहुत कम होता है, बैकवर्ड एरिया के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन पहले जनरली इसी तरीके से अर्थव्यवस्थाएं चला करती थी, क्योंकि उस समय पैसा नहीं होता था, मुद्रा नहीं होती थी। एक छोटा सा नोट मैं आपको लिखवाना चाहूंगा इसके बारे बारे में। नोट में क्या लिखेंगे बेटे? बेटे जिस अर्थव्यवस्था में इसी तरह के प्रणाली का लेन देन होता था, पहले ज्यादातर यही होता था, तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे? वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था। तो लिखेंगे, जिस अर्थव्यवस्था में, जिस अर्थव्यवस्था में, जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग, प्रयोग होता था, प्रयोग होता था, उसे वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था, वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था, अर्थ व्यवस्था कहते थे, वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था कहते थे। क्लियर होगी बात आप लोगों को? तो ये तो हमें समझ में आया कि भैया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। एक ऐसी प्रणाली जिसके अंदर की हम लोग वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करते थे, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। अब और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इस तरह की विनिमय का लेन देन होता था, उसे वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था कहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेटे जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी तो फिर मुद्रा कैसे आ गई? तो जरूर वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कठिनाइयां रही होंगी, कुछ समस्याएं रही होंगी, तो उन समस्याओं के कारण ही मुद्रा का उदय हुआ। तो आप उसको वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं या कठिनाइयां कह लीजिए, या मुद्रा के उदय होने के कारण कह लीजिए, बात लगभग एक ही आती है। एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं या कठिनाई, या जिसे हम लोग मुद्रा के उदय होने का कारण भी कह सकते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, टॉपिक लिख लीजिए मेरे साथ। टॉपिक है बेटे आपका वस्तु, एक मिनट, वस्तु, वस्तु, वस्तु विनिमय, ये विनिमय लिखा है बेटे, वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं, या आप इसको कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुद्रा के उदय होने के कारण भी इसको कहा जाता है, मुद्रा के उदय होने के कारण, मुद्रा के उदय होने के कारण, ये भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कारण थे वो भी समझ लेते हैं, और समझते हैं, बात एक ही है। तो एक एक करके पॉइंट वाइज बात करूंगा।
सबसे पहला जो आपका पॉइंट आएगा, वैसे बता देता हूँ, सबसे पहला जो आपका बेसिकली पॉइंट आएगा वो है आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या पहली समस्या आप कह सकते हैं, पहला पॉइंट है आपका। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या। आप इसको इंग्लिश में अगर जानना चाहें, इसका नाम हेडिंग डाल देता हूं इंग्लिश में, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इंग्लिश में हेडिंग डाल देते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये क्या होता था बेटे, ये समस्या क्या थी? आप इस समस्या को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है, मिस्टर ए, कोई भी यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा है ए, उसके पास कोई गुड्स है, मान लीजिए कोई भी गुड्स है उसके पास, और एक अदर पर्सन है बी, उसके पास कोई अदर गुड्स है, मान लीजिए इसके पास पेन है, ठीक है, और इसके बाद पेंसिल है, राइट। अभी पेन के बदले में पेंसिल का लेन देन करना चाहता है, और जो बी है वो भी रेडी है, बी है वो भी रेडी, यानी कि वो ए जो है उसको पेन देकर पेंसिल लेनी है और बी को पेंसिल देकर पेन लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस मीट कर रहा है, दोहरा संयोग मिल रहा है। लेकिन बी कह दे कि मुझे पेंसिल के बदले में पेन नहीं रबड़ चाहिए, तो यार डबल कॉन्सिडेंस नहीं मिला, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, विनिमय नहीं हो पाएगा। तो ऐसा संयोग कभी कभार ही हो पाता था, जिस कारण लेन देन करने में समस्याएं आती, जिस कारण लेन देन करने में समस्याएं आती थी, इसको आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या कहते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं हल्का फुल्का, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, इस प्रणाली में, इससे मतलब मेरा वस्तु विनिमय प्रणाली से, ठीक है बेटे, इस प्रणाली में कॉमा विनिमय विनिमय तभी संभव हो पाता था, तभी संभव हो पाता था, हो पाता लिखते हैं, हो पाता था जब क्रेता तथा विक्रेता, क्रेता मतलब जो खरीद रहा है, ठीक है ना, परचेज करने वाला, और विक्रेता मतलब जो बेच रहा है, मतलब जो दे रहा है अपने गुड्स को, क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे, क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे की वस्तु को लेने के लिए, वस्तु को लेने के लिए, वस्तु को लेने के लिए तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, ठीक है। परंतु ऐसा बहुत कम हो पाता था, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, परंतु ऐसा बहुत कम हो पाता था, कम हो पाता था, कम हो पाता था, जिस कारण, जिस कारण एक जिस कारण विनिमय में, जिस कारण विनिमय कम होते थे, या विनिमय में कठिनाई आती थी, विनिमय मतलब लेन देन करने में, विनिमय में कठिनाई आती थी, विनिमय में कठिनाई आती थी, ठीक है। ये तो एक समझ में आ गया कि भैया लेन देन तभी हो पाएगा जब ए को पेंसिल चाहिए और पेंसिल वाले बी को पेन चाहिए, तब तो हो पाएगा। लेकिन अगर पेंसिल वाले को रबड़ चाहिए या कुछ और चाहिए, या पेन वाले को पेंसिल के अलावा कुछ और चाहिए, तो भैया दोनों एक दूसरे के लिए व्यापार करने के लिए, विनिमय करने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो विनिमय हो नहीं पाएगा। जनरली ऐसा हो जाता, बहुत होता था, तो दोहरा संयोग आपस में नहीं मिल पाता। अच्छा, मनी ने इसको कैसे दूर किया? अगर हम बात करें कि मनी का उदय के कारण भी पढ़ रहे हैं, तो मनी ने कैसे दूर किया, समझने की बात है, सोचना मनी ने क्या किया। अगर आप इस वाले पर्टिकुलर केस को देखो,
जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। मान लेते हैं दोहरे संयोग मिल गया, ए को पेंसिल चाहिए और बी को पेन चाहिए, मान लीजिए मिल गया, ठीक है, हो गया एक्सचेंज। तो जरा सोच के देखो कि पेन यानी कि पेंसिल लेने के लिए ए को अपने पेन को बेचना पड़ा और बी को भी पेन लेने के लिए पेंसिल को बेचना पड़ा। तो अगर गौर से देखें तो अगर हम कुछ भी एक्टिविटी होती थी उस समय तो सेल एंड परचेज एक साथ चलता था। यानी कि अगर मेरे को कोई चीज परचेज करनी है तो मुझे कुछ बेचना पड़ेगा, या अगर मैं कुछ बेचना चाहता हूं तो मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा। तो सेल एंड परचेज एक साथ चला करता था वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मुद्रा ने इसी काम को अलग अलग कर दिया। आज अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो भैया मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अपने पेन को बेचूंगा, मैं पैसा लेके जाऊंगा और पेंसिल खरीद लाऊंगा। तो यानी कि अब मुझे सेल एंड परचेज को एक साथ करने की जरूरत नहीं है। मुद्रा ने सेल एंड परचेज यानी कि क्रय एंड विक्रय, सेल एंड परचेज मतलब क्रय एंड विक्रय, क्रय एंड विक्रय की गतिविधियों को अलग अलग कर दिया और इस समस्या को समाधान कर दिया। तो अगर कोई पूछे कि मुद्रा ने इसको कैसे सॉल्व किया, तो मुद्रा ने क्रय तथा विक्रय की गतिविधियों को अलग अलग करके इस समस्या को समाधान कर दिया। ये हल्का सा नोट में लिख लीजिए, काम आएगा आपके। हल्का सा नोट डाउन करवा देता हूँ इसको, मैं लिख लीजिए नीचे, यहाँ पर एक नोट डाल दीजिए छोटा सा, लिखिए। एक मिनट जी, अब लिखिए। मुद्रा ने मुद्रा ने क्रय तथा, ये तथा लिखा है, मुद्रा ने क्रय तथा विक्रय, क्रय तथा विक्रय की गतिविधियों को, की गतिविधियों की गतिविधियों को अलग 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 कर दिया, कर दिया, जिस कारण यह समस्या जिस कारण यह समस्या समाप्त हो गई, दोहरे संयोग वाली, समाप्त हो गई, जिस कारण यह समस्या समाप्त हो गई। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसी दूसरी समस्या की बात करते हैं। दूसरी समस्या की बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ओके, ये पहली समस्या तो आप सकता के दोहरे संयोग की समस्या थी। दूसरी समस्या देखते हैं क्या थी। वह था, दूसरी समस्या थी आपकी नंबर 2। दूसरी समस्या थी बेटे हमारी, देखिए, ये थी आपकी मूल्य के माप की इकाई का अभाव। मूल्य के माप, मूल्य की माप की इकाई, मूल्य के माप की इकाई का अभाव, का अभाव, अभाव मतलब कमी, का अभाव। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ कॉमन, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ये क्या समस्या थी? इसको ऐसा एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल ले लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, मिटा दूंगा उसको मैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, उसके पास एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है ना। अब ए के पास कुछ मान लीजिए वीट है, वो वीट को एक्सचेंज करना चाहता है, ठीक है। और दूसरे बंदे के पास मान लेते हैं दूसरे बंदे के पास कुछ क्लोथ है, ठीक है, वो क्लोथ का प्रोडक्शन करता है। अब ये जो वीट वाला बंदा है ये क्लोथ लेना चाहता है और क्लोथ वाला बंदा वीट लेना चाहता है। मतलब ये दोहरे आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या तो खत्म हो गई, दोनों एक दूसरे की गुड्स को लेने के लिए रेडी है, ठीक है। अब जब रेडी है तो लेना जब स्टार्ट करेंगे तो ये कौन डिसाइड करेगा कि मान लीजिए 10 kg, ये पर्टिकुलर यूनिट ले लेता हूँ कि 10 kg वीट के बदले में कितना क्लोथ आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि क्लोथ की वैल्यू, वीट की वैल्यू अलग है, क्लोथ की वैल्यू अलग है, सबका अपना अपना मूल्य होता है, सबकी वैल्यू अलग होती है।
तो हम कैसे एक्सचेंज करेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। अगर आज की डेट में समस्या की बात करें तो आज तो बड़ा आसान है। आज की डेट में तो हमें पता है भैया, मान लीजिए वीट जो है वो 1 kg जो है वो मान लीजिए 20 रुपीज का आता है, मान लेते हैं, ठीक है। और जो क्लोथ है वो 100 रुपीज पर मीटर है, 100 रुपीज पर मीटर है, ये मानते हैं, ठीक है। तो हमें पता है भैया 5 किलो, 5 किलो की 20 × 5 100 आ जाएगा। तो 5 किलो वीट के बदले में 1 मीटर क्लोथ का एक्सचेंज हो जाएगा। आज तो हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास मुद्रा है जो हर चीज को मेजर करनी है, हर चीज को मेजर कर लेते हैं। हम किसी भी चीज को मुद्रा में मेजर कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं जो मुद्रा है वो मूल्य के माप की इकाई है। मुद्रा हर चीज के मूल्य को माप सकती है, लेकिन उस समय ऐसी कोई भी यूनिट नहीं थी जिसमें कि हम हर गुड्स या वस्तु के मूल्य को मेजर कर सकें। यानी कि वीट को मेजर करने और क्लोथ को मेजर करने के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, कोई समान इकाई नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो ये मेजर करेंगे तो आपस में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पाती थी। अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल से बैठती थी कि नहीं भैया मैं तो 5 किलो वीट नहीं दूंगा, मैं तो 2 किलो वीट दूंगा, आपस में लफड़े होते थे, तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाता। दोहरा संयोग मिल भी जाता था तो भी इस बात को लेकर डीलिंग नहीं हो पाती थी कि कितनी गुड्स का एक्सचेंज होगा, क्योंकि उस समय कोई मूल्य की कॉमन इकाई, समान इकाई नहीं थी। लेकिन मुद्रा खुद एक समान इकाई के रूप में सामने आई और मुद्रा ने इस समस्या को दूर कर दिया, ऐसे समझिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और इस बात को लिखवा देता हूं। 1 मिनट रुकिए। क्लियर? चलिए जी, इसके अंदर लिख लेते हैं अब हम। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक वस्तु का मूल्य अलग होता है, अलग होता है, तथा वस्तु विनिमय प्रणाली में, तथा वस्तु विनिमय, तथा वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई समान माप की इकाई नहीं थी, कोई समान माप की इकाई, कोई समान माप की इकाई नहीं थी, नहीं थी, जिस कारण, जिस कारण आवश्यकता का दोहरा संयोग मिलने के बावजूद, आवश्यकता का दोहरा संयोग जो हमने पीछे पढ़ा वो समस्या में खत्म भी हो जाती थी। आवश्यकता का दोहरा संयोग मिलने पर भी, मिलने पर भी लेन देन यानी कि विनिमय नहीं हो पाता था। लेन देन, ये लेन देन निकलते, लेन देन नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था। समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी समस्या की बात करते हैं। तीसरी समस्या जो थी बेटे वो थी हमारी बेसिकली मूल्य के संचय, यानी कि उसको स्टोर करना अपने एसेट्स की वैल्यू को, और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, हस्तांतरण की, मूल्य के हस्तांतरण की समस्या। तो दो समस्याएं बेसिकली इसके अंदर, कौन कौन सी? मूल्य के संचय, संचय मतलब स्टोर करना, मूल्य के संचय तथा हस्तांतरण, हस्तांतरण की समस्या। ये क्या था मैं समझाता हूं, पहले इसको हेडिंग एक बार इंग्लिश में डाल दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इसको डाल सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, प्रॉब्लम ऑफ स्टोर एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप इसको समझिए, जैसे अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें बेटे, तो उस समय जो लोग होते थे
वो अपनी संपत्ति को किस फॉर्म में स्टोर करते थे? जो भी चीज वो प्रोड्यूस करते थे। मान लीजिए कोई कपड़े बनाने वाला पर्सन है, कारीगर है, तो उसकी संपत्ति क्या होगी? कपड़ा। कोई किसान है, वो गेहूं का उत्पादन करता है, तो उसकी संपत्ति क्या होगी? गेहूं। तो वो लोग अपनी संपत्ति को वस्तु के फॉर्म में ही स्टोर करते थे, क्योंकि वही, और कोई साधन तो था नहीं, जनरली इसी में स्टोर करते थे। लेकिन उन गुड्स के चोरी होने का, खराब होने का डर बना रहता था। तो इसलिए उस अपने असेट्स की वैल्यू को जब वो स्टोर करते थे, तो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती चली जाती थी। एक तो ये कि संचय करने में दिक्कत आती थी। किस चीज का संचय मतलब? स्टोर करने में किस चीज में समस्या आती थी? उसके मूल्य को, उसकी असेट्स की वैल्यू को। अब गेहूं है, मान लीजिए हमारी, लेट एज्यूम हमारी 10,000 रुपए की गेहूं है। आज की डेट में तो हम 10,000 गेहूं बेचेंगे, 10,000 रुपए लेंगे, आराम से रख लेंगे, बैंक में रख लेंगे। उस समय तो भैया पैसा होता नहीं था, उस समय तो वो गेहूं ही रखनी पड़ेगी हमें, या किसी और गुड्स में कन्वर्ट करके रखेंगे। लेकिन उसके चोरी होने का, उसकी वैल्यू कम होने का डर बना रहेगा। लेकिन मनी ने इसको समस्या को दूर किया। जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में तो बड़ी आसानी से अपना सामान बेचेंगे और पैसा उठा के बैंक में रखेंगे। और एक समस्या ये भी आती थी कि उस समय मुझे मान लीजिए गेहूं लेकर किसी दूसरी सिटी में जाना है, बॉम्बे जाना है घूमने, तो मैं क्या गेहूं लेके जाऊंगा क्या बॉम्बे घूमने? तो ये एक समस्या आती थी। एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण करना या उसको स्टोर करने में एक समस्या आती थी वाटर सिस्टम के तहत, वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो लिखिए, इस प्रणाली में, ज्यादा नहीं लिखना इसके अंदर, हल्का सा लिख लीजिए बस। इस प्रणाली में मूल्य के संचय मूल्य के संचय तथा हस्तांतरण, मूल्य के संचय मतलब स्टोर करना, हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना अपनी एसेट्स को, संपत्ति को। मूल्य के संचय तथा हस्तांतरण की समस्या होती थी होती थी। अब लिखिए, संपत्ति जो भी हम अर्न करते थे, संपत्ति को वस्तु के रूप में ही वस्तु के रूप में ही वस्तु के रूप में ही संचय किया जाता था। ये संचय लिखा बेटा, संचय किया जाता था। संचय लगा देता हूं, किया, संचय किया। स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संपत्ति जो हमारी एसेट्स होती है, जैसे मैंने गेहूं है संपत्ति हमारी, उसको वस्तु के फॉर्म में हम संचय करेंगे। तो संपत्ति को वस्तु के रूप में ही संचय किया जाता था किया जाता था जिसके मूल्य में जिसके मूल्य में समय के साथ जिसके मूल्य में समय के साथ जिसके मूल्य में समय के साथ कमी का डर बना रहता था। कमी का डर बना रहता था। ये बना लिखा बेटा, बना रहता था, ठीक है। और हस्तांतरण करने की समस्या तो थी। अब लिखिए, नेक्स्ट है, 3 हो गए थे शायद, फोर्थ है, लास्ट ही है। स्थगित भुगतानों स्थगित भुगतानों ये भुगतान लिख लीजिए की बात है। स्थगित भुगतानों के मान की समस्या। ये क्या है समझाऊंगा मैं, स्थगित भुगतान क्या होते हैं ये भी बात करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इंग्लिश में तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं, लेकिन आप इंग्लिश हिंदी में देखिए, डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। हाँ बेटे, पहली बात तो स्थगित भुगतान क्या होते हैं बेटे? ऐसे भुगतान जिनको भविष्य में हमें पेमेंट करनी है, भविष्य में वापस करनी है, उसे स्थगित भुगतान कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए बैंक से लोन लिया, तो हम उसको किस्तों में वापस करेंगे, वो स्थगित भुगतान करेंगे।
जो वापिस लेट बाद में करने होते, उधार लिया और धीरे धीरे हम वापिस करेंगे, उसे स्थगित भुगतान कहते हैं। धीरे धीरे वापिस करें, एक साथ वापिस करें, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन भविष्य में जिन भुगतानों को किया जाना होता है उसे स्थगित भुगतान कहते हैं। तो स्थगित भुगतान में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उस समय भी नहीं, आज भी नहीं है। उसके मान में दिक्कत थी। मान मतलब कि कितना वापस करेंगे एक्स्ट्रा, उसको कौन डिसाइड करेगा। आज की डेट में तो बैंक हमें बता देता है कि अगर भाई आप 1 लाख रुपए ले रहे हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो आपको 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपए आपको हमें वापस करने पड़ेंगे, 1,10,000। तो क्लियर है, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा समझ में आता है। उस समय मान लीजिए किसी ने किसी से उधार मांगा, तो उसने कहा कि जी मेरे पास तो गेहूं पड़ी है, आप गेहूं उधार ले लीजिए। उसने कहा ठीक है जी, गेहूं उधार दे दो। तो 50 किलो गेहूं उधार दे दी। अब उसमें दो समस्याएं हैं। पहली तो ये समस्या है कि भैया 50 किलो गेहूं उधार मान लीजिए 2 महीने के लिए ली है, तो 2 महीने में कितना एक्स्ट्रा वो गेहूं वापस करेगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी वापस करेगा, उसको लेकर लफड़ा होगा, क्योंकि कोई मार्केट में तो कोई रेट चल नहीं रहा होता। एक तो ये समस्या कि कितना वापस करेगा। चलो वो हमने मान लिया कि मान लीजिए उन्होंने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग करी कि भैया मैं 50 किलो गेहूं के साथ में आपको 10 किलो गेहूं एक्स्ट्रा दे दूंगा 2 महीने बाद। मान गए वो लोग। लेकिन अब वो स्टैंडर्ड मान क्या होगा, वो 10 किलो जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसको हम मान कह रहे हैं, स्टैंडर्ड है उसका स्थगित भुगतान का। अब मुद्दा ये है कि कल को जब वो 60 किलो गेहूं लेकर आएगा, जो बंदा जिसने उधार ली थी गेहूं, वो घटिया क्वालिटी की गेहूं वापस करने बैठ गया, तो दिक्कत। भाई घटिया क्वालिटी की गेहूं हमने दी थी उसको बढ़िया, वो घटिया दे रहा है, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो यानी कि उस समय स्थगित भुगतान, यानी कि जो भविष्य में जिसके हम भुगतान करते हैं, उसका स्टैंडर्ड, उसका मान निर्धारित नहीं होता था, उसमें बहुत लफड़े होते थे। उसकी क्वालिटी में दिक्कत आ सकती थी, क्वांटिटी निर्धारित नहीं होती थी कि कितना वापिस होगा। इसलिए भविष्य में किए जाने वाले जो भुगतान होते थे उनमें बहुत समस्या आती थी, वो बहुत कम हो पाते थे फ्यूचर में। से लोन वगैरह बड़ी दिक्कत होती थी उसके अंदर, क्योंकि उसका कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं था। आज की डेट में तो भैया सबको पता है कि भैया हमें कितना पैसा वापस करना है। पैसा तो यार, अब पैसा तो मान लीजिए 10,000 रुपये वापस करना है तो आप ऑनलाइन वापस कर लीजिए, आप कैश जमा करा दीजिए, कैसा भी करा दीजिए, 10,000 रुपये तो भैया 10,000 रुपये, उसमें कोई वैल्यू में दिक्कत नहीं है। लेकिन गुड्स की वैल्यू तो ऊपर नीचे हो जाएगी ना अगर आप घटिया क्वालिटी का गेहूं दे देंगे, ये दिक्कत। तो लिखिए, पहले मीनिंग बता देता हूं आपको इसकी। स्थगित भुगतानों से अभिप्राय, स्थगित भुगतानों से अभिप्राय, स्थगित भुगतानों से अभिप्राय उन भुगतानों से होता है। एक मिनट यार, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा लैग कर जाता है ये हमारा। उन भुगतानों से होता है, से होता है, जिन्हें जिन्हें भविष्य में देना होता है, मतलब वापिस करना होता है, देना होता है, देना होता है। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में उस, लिख लीजिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय प्रणाली में स्थगित भुगतानों के मान, मान मतलब कितना एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसको, उसका स्टैंडर्ड या मान कहते हैं। स्थगित भुगतानों भुगतानों के मान निर्धारित करने में, मान निर्धारित करने में समस्या आती है, निर्धारित करने में समस्या आती थी, समस्या आती थी। ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ समस्याएं आज आपके सामने शेयर करी। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं थी, चारों समस्या मैंने आपके सामने शेयर करी। एक मिनट दीजिए। ओके, तो मैंने आपके सामने बेटे चारों समस्याएं बता दी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है और उस समय उस प्रणाली के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती थी जिस कारण मुद्रा का उदय हुआ। तो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था चैप्टर 3 हिस्सों में बटेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली वो हमने आज फिनिश कर लिया। दो है, एक है आपका मुद्रा क्या होती है और उसके प्रकार, जो हमारे 12th क्लास की सीबीएसई में है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और थर्ड होगा बेटे आपका मुद्रा की पूर्ति और उसको मापने के माप कौन कौन से।
3 या हो सकता है 1 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए ये। और आपको आज की क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर भी, हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम से ही है टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अपने कमेंट्स के अंदर भी मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटे आप बताइए ताकि उनको इस क्लासेस का फायदा मिल सके। हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए खास तौर पे मैंने वीडियो बनाई है। और अगर आपके 11th के बच्चे हैं, आपके कोई भाई बहन या कोई फ्रेंड्स, तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी हिंदी मीडियम के लिए 11th की वीडियोस अपलोड करना शुरू करने वाला हूं, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग टारगेट ये है कि हम इसको फटाफट से फिनिश कर लें अक्टूबर तक। और मैं बेटे चैप्टर्स के बाद एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए एग्जाम किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें किस तरीके से एमसीक्यू आप टैकल करेंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे, सारी चीजों को भी मैं आप लोगों को एक एक करके सारा बताऊंगा। हर चैप्टर्स के एमसीक्यू वगैरह आपके साथ, वैकल्पिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके साथ सब चैप्टर्स के शेयर भी करूंगा, डिस्कस भी करेंगे हम लोग। लेकिन एक बार पहले हम कोर्स के ऊपर काम कर लें, फिर हम एग्जाम्स के अंदर मार्क्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बेटे हम इतना ही करते हैं। गुड डे, टेक केयर।